बॉक्स खोल दिया कि पटना से दिल्ली तक सियासी सवाल और हमलों की बौछार है। दूसरी तरफ अदालत में राजनीतिक दलों की गुहार है कि जिस पर सुनवाई की तारीख बस इसी गुरुवार है। बिहार में चुनाव आयोग के चल रहे मतदाता सूची सुधार कार्यक्रम के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं। बड़ा ऐलान आरजेडी और कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है कि 9 जुलाई को बिहार में चुनाव आयोग के कार्यक्रम के खिलाफ चक्का जाम होगा। राहुल खुद पटना में रहेंगे। इनकम टैक्स गोलंबर से चुनाव आयोग दफ्तर तक मार्च होगा और मांग सिर्फ एक रहेगी। हमारा ये मांग है कि इस काम को ही रोक दिया जाए, चुनाव के बाद जो है इस काम को जारी किया जाए। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग की घोषणाओं, आदेशों, सूचनाओं और विज्ञापनों में कही गई बातों और तथ्यों के आधार पर मांग करते हैं कि चुनाव आयोग स्पष्ट लिखित आधिकारिक आदेश जारी करे, राजपत्र, अधिसूचना या प्रेस नोट के माध्यम से मतदाता सूची की समीक्षा की पूरी नीति बताए, बिना दस्तावेज जमा हो रहे फॉर्म की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र निगरानी तंत्र बनाए, मतदाता सूची से नाम काटने में पारदर्शिता और राजनीतिक निरपेक्षता तय करे, विपक्ष और जनता के सवालों, शंकाओं, शिकायतों, आरोपों का बिंदुवार जवाब दे। विपक्ष की ओर से आयोग के सूची सुधार कार्यक्रम पर बिंदुवार कई सवाल खड़े किए गए। उनमें सबसे बड़ा है आधार कार्ड को मतदाता पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज की सूची से हटाने का फैसला। तो खुद ही कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। आप जो है एक तरफ बिहार में जो फॉर्म बांट रहे हैं उसमें आधार, जॉब कार्ड, राशन कार्ड हटा दिए, लेकिन अपने गाइडलाइन में से नहीं हटाए हैं। ये तो बड़ा चुनाव आयोग कंफ्यूज है। क्या करना चाह रहा है भाई चुनाव आयोग? बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष पहले दिन से सहमा हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक और दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक विपक्ष ने फर्जी वोटर, डबल एपिक नंबर जैसे तमाम सवाल उठाए। ऐसे में आयोग ने स्पेशल रिवीजन शुरू किया तो विपक्ष के कान खड़े हो गए कि आखिर चुनाव आयोग ने वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड को जरूरी दस्तावेज क्यों नहीं माना? आयोग ने पुनरीक्षण के नाम पर नए नए दस्तावेज मांगने क्यों शुरू कर दिए? आयोग ने 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 की कट ऑफ डेट क्यों तय की? चुनाव आयोग सभी दलों से बूथ एजेंट का ब्यौरा क्यों मांग रहा है? आयोग की दलील अलग थी। चुनाव आयोग नियम कानून बता रहा था कि संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधि कानून 1950 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों के मुताबिक नए मतदाताओं के निबंधन और अयोग्य वोटर के निलंबन की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि 2003 के बाद संशोधन हुआ नहीं है और इतने दिनों में कई वोटर मर चुके हैं, कई पलायन कर चुके हैं, कई नए जुड़ भी चुके हैं और जो नए जुड़े हैं उनमें कई अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए भी हो सकते हैं। फिर 2024 में किसको वोट डालने दिया आपने? 24 में आपने वोट दिया, मैंने वोट डाला बिहार में। हमारा देखिए एक सिनेरियो विजुअलाइज करिए आप लोग। अगर कोई लोकसभा के चुनाव में 20,000 वोट से हार गया कोई, और अब एसआईआर के बाद उसी के पार्लियामेंट सांसद में 20,000 कम हो गए, तो फिर वो क्या करेगा बेचारा? उसको राइट मिलना चाहिए। राइट टू रिकॉल तो हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, आप टाइम दीजिए ना। चुनाव आयोग के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने आयोग को दस्तावेज और सबूतों के साथ सवाल पूछा और आरोप लगाए हैं। ऐसी व्यापक सुधार प्रक्रिया अपनाने से पहले आयोग ने राजनीतिक दलों से परामर्श की खानापूर्ति भर की, क्योंकि जून महीने तक वोटर लिस्ट बन रही थी। अचानक एसआईआर का फैसला क्यों? क्या इससे पहले बिहार के सीईओ से परामर्श किया गया? क्या जो वोटर बिहार से बाहर है उनके बारे में सोचा गया? उनका क्या होगा? इतनी जल्दी वो कैसे दस्तावेज देंगे? बीएलओ को ऐसे व्यापक सुधार प्रक्रिया के लिए कब और क्या ट्रेनिंग हैंडबुक दी गई? 24 जून को घोषणा की, 30 जून को 4.93 करोड़ लोगों को छूट दी, 6 जुलाई को कहा कि बिना दस्तावेज भी फॉर्म भरकर जमा कर दें। ऐसे 3 आदेश क्यों जारी हुए? एसआईआर प्रक्रिया कोई कानून नहीं, सिर्फ प्रशासनिक फैसला और आदेश है जो संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। कहीं भी ये तय है कि ये मान्य या अमान्य? किसने आपको ये निर्णय करने का फैसला किया? आपका काम है, जो आप पहले कहते थे विज्ञापन में, कोई मतदाता छूटे ना, आपका सिर्फ वो काम है। आपका काम ये नहीं है कि संदिग्ध या नागरिकता और ये, तो आपके निशाने पे कौन लोग हैं? रसूखदार लोग नहीं है, गरीब, दलित, पिछड़े, मुसलमान। आप चाहते हैं उनको खारिज कर दे उनके सबसे मौलिक अधिकार से, राइट टू वोट।
परेशानी चुनाव आयोग की घोषणाओं, निर्देशों और विज्ञापनों को लेकर है, क्योंकि आयोग कभी कुछ विज्ञापन निकालता है, कभी 4-5 करोड़ वोटर्स को छूट दे देता है, फिर सारे वोटर्स को कहता है कि दस्तावेज हो या ना हो, फॉर्म जरूर भरें। उधर बिहार के गांव-गांव में इन दिनों भ्रम और भय की ऐसी स्थिति पैदा हुई। करोड़ों परिवार सुबह से शाम तक वोटर लिस्ट बनाने के लिए दस्तावेज का जुगाड़ करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि आयोग ने कहा है कि या तो सरकारी या पीएसयू में नौकरी, पेंशन के दस्तावेज दें, या बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, पब्लिक सेक्टर से जारी 1 जुलाई 1987 से पहले के दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या बोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट, आवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, NRC, राज्य या स्थानीय प्राधिकार से बना फैमिली रजिस्टर या सरकार से मिली जमीन, घर का प्रमाण पत्र जमा करेंगे। तभी 2003 के बाद जुड़े 2,93,00,000 मतदाताओं का वोटर कार्ड वैध माना जाएगा। राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष को मिलने वाले वोटों में फर्जी वोट होने की आशंका में चुनाव आयोग ने आनन फानन में ये प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें महज 1 महीने की मियाद में 3 करोड़ वोटर से दस्तावेज मांगना उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की असंवैधानिक प्रशासनिक कोशिश है। आज तक ब्यूरो। कुल मिलाकर अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाकर पहुंच गया और गुरुवार को इस पर सुनवाई होगी, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी सड़क पर उतरने की तैयारी में है। 9 जुलाई को इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा मोर्चा खोला जाएगा और उसके बाद यह उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के इस कोशिश को ब्रेक लग जाए। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी साफ शब्दों में कह रहा है कि जो 24 जून का आदेश था वो लागू होगा, लेकिन सवाल अभी भी कायम है। उन गरीब वोटरों का क्या होगा जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है या फिर वो बिहार के बाहर काम करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकल चुके हैं। उन सभी वोटर्स का क्या होगा? तमाम मुद्दे इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। अभय दुबे कांग्रेस की तरफ से अपनी भूमिका इसमें रखेंगे। कांग्रेस का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। अभिषेक झा, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड को AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा था कि देखिए आपके वोटर्स भी कम हो सकते हैं, उनसे इसके बारे में प्रतिक्रिया पूछेंगे। डॉक्टर नवल किशोर, RJD के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। अब तो 9 तारीख को बड़ा मोर्चा इसको लेकर खुलने वाला है। आदिल हुसैन, प्रवक्ता AIMIM के, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। खास करके असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं और मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन, उनसे भी हम इस चर्चा को लेकर कुछ सवाल पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले 3 सवाल जो दंगल में हम उपस्थित करना चाहते हैं। पहला सवाल, बिहार में चुनाव आयोग जल्दबाजी में वोटर लिस्ट सुधार क्यों कर रहा है? बार बार यह सवाल उठ रहा है। ऐसी क्या हड़बड़ी है कि 1 महीने के भीतर यह पूरी प्रक्रिया लागू की जा रही है और उसके बाद चुनाव के ऐन पहले इस तरीके से वोटर लिस्ट बदली जाएगी? दूसरा सवाल, आधार कार्ड को लेकर अधिकृत दस्तावेज क्यों नहीं माना जा रहा है? उसके पीछे का कारण क्या है? क्यों ऐसा है कि आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा लेकिन 11 अलग दस्तावेज जो जरूरी माने गए हैं? तीसरा अहम सवाल कि क्या चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया से बाहर रह रहे बिहारी वोटर्स का हक छीन जाएगा? क्योंकि 24 तारीख के आदेश में साफ शब्दों में चुनाव आयोग ने कहा था कि जो बिहार में रहता है उसी को वोट करना चाहिए। जो काम के लिए बिहार के बाहर रहता है, मसलन दिल्ली में रहता है, तो वो दिल्ली में जाकर वोट करे। तो क्या इससे बिहारी वोटर्स का हक छीना जाएगा, भले वो रोजी रोटी कमाने के लिए बिहार से बाहर निकल चुके हैं? शुरुआत करेंगे मोहम्मद अमीन, आपसे ही मुझे शुरुआत करनी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर क्या है कि इतनी हड़बड़ी में ये चीजें की जा रही है, क्योंकि ये बड़ी प्रक्रिया है। 8 करोड़ वोटर्स है और इतनी हड़बड़ी में 1 महीने के भीतर ये सारा रिवीजन करने की कोशिश क्यों जा रही है, क्यों की जा रही है? देखिए, चुनाव आयोग को हमेशा निशाने पर साहिल जी लेता आया है अपोजिशन पार्टी। और जब आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर और दिल्ली के अंदर, उसी तरह महाराष्ट्र के अंदर ये बात कही गई कि यहाँ पर जाली वोटर्स का इंटरफेरेंस किया गया है, वोटिंग के अंदर जाली वोट डाले गए हैं। और आपको ये अच्छी तरह पता है, और बंगाल और बिहार के अंदर ये बॉर्डर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर आके इनरोल हो चुके हैं। उनके लिए वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, वो देश हित में भी है। और ऐसा नहीं है कि किसी को निशाना बनाया गया या अपोजिशन को नहीं चाहता। हमारा जो संविधान है उस हिसाब से हर वोटर का राइट है, जो हमारे देश का नागरिक है उसको वोट डालने का पूरा अधिकार है। इसलिए इलेक्शन कमीशन चाहता है कि पूरा वेरीफाई करके ये किया जाए। बाद में ये ना हो कि अपोजिशन लीडर हमसे कहते रहे कि साहब हमारे यहाँ जो है
गलत वोटरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसलिए कोशिश की गई थी। लेकिन मोहम्मद अमीन जी, देखना आपको होगा ये कि पता मामला- है कि बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ये बिहार में बहुत कम है। आपको पता है मोहम्मद अमीन जी, ये जी। बहुत कम है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स बिहार में किसी के पास मिलना ये काफी कम है। और उसके साथ साथ 72% पूरे अगर देश की हम बात करें तो जिसमें माइग्रेशन होता है उसमें 72% लोग बिहार से होते हैं। तो आम तौर पर इस वक्त जब आप घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे तो ये माइग्रेंट वर्कर्स तो बिहार के बाहर बैठे रहेंगे, कहां से रजिस्ट्रेशन करेंगे वो? साहिल जी, ये मामला भी कोर्ट में चला गया है, आपको पता है। वहां पर सुनवाई होनी 10 तारीख को, गुरुवार को। अभी आपने भी कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में। जहां तक सवाल है लिस्ट का, तो लिस्ट में ये है जो घर घर जाके वोटर वेरीफाई करने का मामला है, तो वहां पर उनके घर के तो परिजन होंगे और वहां पर वोटर लिस्ट में पूछा जाएगा उन लोगों से। बिना उनके पूछे हुए, बिना वेरीफाई किए हुए उनके वोटर्स नहीं काटे जाएंगे और ना उनके राइट काटे जाएंगे। जिन लोगों का राशन वो बना हुआ है वोटर आई कार्ड, उनका सूची में वेरिफिकेशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर वो वहां पर मौजूद नहीं है तो उनका परिवार उस बात की गवाही देगा और उनका कंसेंट पेपर दे देगा। जैसे कि आपको पता है कि हर एक को अपने बाप का नाम पता है, अपना नाम पता है, माता का नाम पता है, यही सब पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो अगर मुझे आखिर में एक बात बता दीजिएगा, शेयर की जाएगी जी। आखिर में मुझे एक बात बता दीजिएगा मोहम्मद अमीन जी, मैं आपके पास दोबारा आने वाला हूं, लेकिन आखिर में एक बात बता दीजिएगा। 2.8 करोड़ वोटर्स जिनको दस्तावेज देने पड़ेंगे इस रजिस्ट्रेशन के साथ में, फॉर्म भरने के साथ में, कितनी वोटर लिस्ट ऊपर नीचे जाती हुई आप देख सकते हैं इसमें, एक अंदाजा अगर लगाना है तो? क्योंकि महाराष्ट्र में 43 लाख वोटर्स बढ़ गए थे अप्रैल से, क्या अप्रैल महीने से लेकर जून महीने से लेकर नवंबर तक, 4 महीने में। इस रिवीजन में कितने वोटर्स बढ़ या घट सकते हैं? साहिल जी, जहां तक सवाल है वोटर का, तो उसमें जो कुछ तो माइग्रेट कर जाते हैं, कुछ की डेथ हो जाती है, कुछ इंडक्शन होता है। तो मैं कहता हूं कुल मिला के नए वोटर्स ऐड होते हैं। मैं समझता हूं 10 से 15% तक वोटर का एडिशन हो सकता है जी। चलिए ठीक है, 10 से 15%, यानी बिहार जैसे राज्य में 10 से 15% वोटर्स का एडिशन और डिलीशन चुनाव का रुख बदल सकता है। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। के शर्मा, अभय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय दुबे पहले से ही तैयार है क्योंकि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त, चिराग पासवान पर तेजस्वी यादव का हमला। चिराग पासवान की कोई विचारधारा नहीं है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। वो अभिनय करने वाले कलाकार है, तेजस्वी यादव का कहना है। कहीं ना कहीं तेजस्वी बनाम चिराग पासवान, ये एक नई लड़ाई बिहार की राजनीति में हमें देखने मिल रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो तो अभिनय करने वाले कलाकार हैं, उनका कोई बड़ा विचारधारा नहीं है, बिना किसी विचारधारा के किसी के साथ भी वो जुड़ सकते हैं। पिछली बार चिराग पासवान ने अलग और ये भी उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान ने अलग से पिछली बार चुनाव लड़ा था। सांसद और मंत्री रहने के बावजूद उन्होंने काम नहीं किया, ये भी तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं। चलिए के शर्मा जी, शुरुआत हो चुकी है चुनाव आयोग को लेकर। अभय दुबे जी आपके पास भी आऊंगा मैं, लेकिन पहले साहिल जी पहले जरा एक मिनट अभय दुबे, एक मिनट मैं जवाब देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं अभी। अभय जी इतना काहे उतावले हो रहे हैं? गाली गलौज की भाषा तो आप कर ही चुके हैं। आता हूं ना आपके पास अभय दुबे जी, आपको भी मौका मिलेगा। अरे आपके ही सवाल पूछ रहे हैं हम, ये इनसे लोगों के सवाल ही पूछ रहे हैं। संवाद नहीं करें क्या गाली गलौज? मैंने क्या साहिल जी से बात कीजिए ना, साहिल जी से बात कीजिए भाई। अरे एक सेकंड, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है, मुझे सवाल तो पूछने दीजिए, उसके बाद आप लड़ना शुरू कर सकते हैं। जरा एक सेकंड के शर्मा जी, मेरा सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए। देखिए, तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं। उस दिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि इसका नुकसान अगर होगा तो वो किसी एक पार्टी को नहीं, सभी को हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल, जैसे अभी मोहम्मद अमीन भी कह रहे थे, 10 से 15% ऊपर नीचे हो सकती है वोटर लिस्ट, सभी को नुकसान इससे हो सकता है। तो क्या कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से भी कि इस तरीके से चीजें ना हो, जो माइग्रेंट वर्कर है उनको भी वोट डालने का अधिकार मिल पाए? देखिए साहिल भाई, प्रश्न नुकसान और फायदे का नहीं है, प्रश्न पारदर्शिता का है, प्रश्न ईमानदारी का है। नुकसान और फायदा से इससे कोई आप फर्जी वोटरों को वोट देने दे देंगे क्या? मैं गाली गलौज की भाषा इसलिए बोला कि आज से 3 दिन पहले कांग्रेस के एक स्वनाम धन एक नेता हैं, वो चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहे थे, धमकी दे रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि यह भाषा शैली कांग्रेस की है।
कि किस तरह से चुनाव आयोग को जो है धमकियां देते हुए बयान दे रहे थे, तो कम से कम इतना न बौखला जाइए कि आप सारी मर्यादाएं लोकतंत्र की तार तार कर दीजिए। भाषा पे कम से कम थोड़ा कंट्रोल आपके नेता रखें। अभय जी, इतना आपको भी समझना चाहिए। एक संवैधानिक संस्थाओं को आप गालियां बक रहे हैं। चुनाव आयोग के प्रवक्ता, इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपको सबसे पहले बोलने से पहले माफी मांगनी चाहिए। अब मैं आता हूं विषय पर। देखिए साहिल भाई तीन आयोग के प्रवक्ता जो है प्रमुख प्रश्न, वो प्रवक्ता नहीं है साहब, आपके नेता है बड़े। हाँ सुनिए, अब मैं आता हूं। मैं साहिल भाई मैं कहना चाहता हूं, तीन बड़े प्रश्न जो बोला है वो तीनों जिम्मेदारी प्रश्न का उत्तर बहुत संक्षिप्त में देता हूं। देखिए, जो चुनाव आयोग के, मैं प्रवक्ता तो नहीं हूं, मामला जो है न्यायालय पे भी चला गया है, तो न्यायालय अभी इसको देखेगा भी, और कई प्रश्नों का उत्तर अमीन साहब ने अभी दिया है। आपने एक प्रश्न कहा कि जो आरोप लगाया है कि आर्डर नहीं जारी हुए, ये तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। मुझे आश्चर्य है, ये इलेक्शन कमीशन का आर्डर ये 24 जून को नंबर है 23/2025 ERCS वॉल्यूम नंबर 2, ये ऑर्डर इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी हुआ 19 पेज का ऑर्डर है साहिल जी। इसमें सारे चीजें जो ये बोल रहे हैं कि इसमें ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, ये 17 नंबर पेज पर सारा क्या क्या चीज दस्तावेज की आवश्यकता होगी उसकी भी स्पष्टता की गई, और पूरा 19 पेज के अंदर में विस्तृत रूप से बताया गया। लेकिन ये तेजस्वी यादव को न वो पढ़ पाएंगे बेचारे, न उनको कोई पढ़ के समझा पाएगा। ये राहुल गांधी भी नहीं पढ़ पाएंगे, उनको भी जो समझाने वाले जो लोग हैं ना, वो भी उनको यही बेवकूफी भरी बातें समझाएंगे ताकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी अज्ञानता का भरपूर परिचय दें। अब दूसरा, और वही परिचय आज प्रेस में दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें ये ऑर्डर है, उसमें वो ऑर्डर है, उसमें वो ऑर्डर है। अब तीसरी बात, इसलिए मैं आपके करोड़ों दर्शकों के संज्ञान के लिए बता दिया कि ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है जो जारी हुआ, जिसपे कह रहे हैं कि तो ऑर्डर ही नहीं हुआ है और बिना ऑर्डर के विज्ञापन जारी कर दिया गया है और ये कर रहे हैं, तो एक झूठ तो ये है। अब दूसरा झूठ, आपने एक प्रश्न उठाया कम समय, बिहार की टोटल मतदाता उसकी कितनी है सर, जनसंख्या कितनी, 7.7 लगभग 8 करोड़, 7.8 करोड़, 8 करोड़ मतदाताओं की वहां संख्या है। हाँ 10.8 करोड़, मतलब उसी पे मैं आ रहा हूं। और दिन कितने हैं, 30, एक महीना। बीएलओ वहां कितने हैं, लगभग 1 लाख, 1 लाख बीएलओ और 30 दिन, मतलब 30 लाख कार्य दिवस होता है। 30 लाख कार्य दिवस, यदि एक बीएलओ एक दिन के अंदर 5 घर का भी सत्यापन करे, मतलब 40 से 50 वोट का भी सत्यापन करे, तो 15 करोड़ वोटरों का सत्यापन होता है। ये किसको बेवकूफ समझते हैं सर? ये झूठ प्रोपोगंडा कैसे फैलाया जाता है, लोगों को भड़काया जा रहा है। ये कम समय अरे साहब, आप कोई काउंटिंग नहीं आपके पास। आप एक बात और कह देता हूं सर। हाँ चलिए, एक बात शर्मा जी खत्म करिए। ये आधार कार्ड को और इसको क्यों नहीं मान्य किया जा रहा है, अभी एक आपको बताता हूं। आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़ने का एक विषय आया, जानते हैं उसमें कौन सबसे बड़ा विरोधी है? सबसे बड़ा विरोध किया यही विपक्ष के लोगों ने। ये नहीं होना चाहिए कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड से नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी बात, इसी आधार कार्ड को मान्यता न देने के लिए ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा के सुप्रीम कोर्ट में 8 साल तक इस विषय को लटका के रखा। लेकिन शर्मा जी, फॉर्म 6 के दोहरे अधिकृत लिस्ट में तो आधार कार्ड है। आधार कार्ड, देखिए सवाल यहां पर उठता है शर्मा जी, सवाल इस पर उठता है कि फॉर्म 6 के अधिकृत लिस्ट में तो आधार कार्ड है। साहिल जी, आधार कार्ड है उसमें। एक मिनट दुबे जी, आ रहा हूं आपके पास। लेकिन उस आधार कार्ड को जिसको आज ये सब कुछ मानने लगे, उसका विरोध 2018 तक क्यों किया इन लोगों ने? इनसे पूछिए एक बार। आज वोटर आईडी से जोड़ने की जब बात आ रही है आधार कार्ड को, तो उसका विरोध विपक्ष क्यों कर रहा है? लेकिन मुझे ये सवाल दरअसल मोहम्मद, ये इनके फर्जी वाले से ये वोट चुनाव जीतना चाहते हैं। ठीक साहिल जी, चलिए अमीन इस वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन ये सवाल तो उठता है। एक सेकंड शर्मा जी, एक सेकंड, लेकिन शर्मा जी एक सेकंड, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तैयार की गई वो किस आधार पर तैयार की गई, और उस पर भी हमको चर्चा करनी है। लेकिन दुबे जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्योंकि समय सीमा को लेकर, क्योंकि 1 महीने का समय दिया गया, आपको ही बोलने का मौका मिलना है। मैंने 2003 का
जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रोसेस हुई थी 2003 में, उसकी समय सीमा निकाली थी 31 दिन के भीतर यह पूरा किया गया था 2003 में, और तब तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो अगर 2003 में 31 दिन में हो सकता है, तो आज आपको इस बात का डर क्यों लग रहा है कि जल्दबाजी में कहीं गड़बड़ी हो जाएगी? ऐसा आपको आज डर क्यों लग रहा है? हाँ साहिल जी, आपका जो सबसे पहला सवाल था, क्या चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में निर्णय लिया है, तो मेरा जवाब है कि नहीं, पूरी सोची समझी रणनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत यह निर्णय लिया गया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? पहला दस्तावेजी प्रमाण ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है 7 जनवरी 2025 का। ये इलेक्शन कमीशन ने जारी किया और कहा कि हमने एक बहुत इंटेंसिव ड्राइव चलाई थी बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर। 243 विधानसभा में हम एक विधानसभा में एक वोटर के पास गए। तो हमने 20 अक्टूबर 24 से कोई अभियान प्रारंभ किया और 6 जनवरी 25 को इस लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन किया। इस पब्लिकेशन में हमने ये पाया कि 12,03,900 वोट इसमें ऐड किए गए हैं और 4,09,434 वोट हमने इसमें से घटा दिए हैं। जो बाहर चले गए थे या जो डुप्लीकेशन हो गया था उसके कारण हमने ये हटा दिए। पूरी प्रोसेस की इन्होंने, और इसकी बाकायदा अधिसूचना जारी की गई। तो जो सवाल हम लोग उठा रहे थे, जो आज तेजस्वी यादव ने उठाया है साहब, वो नोटिफिकेशन नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। 24 जून को चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है और उसमें घोषित कर देता है कि ये 25 जून से हम क्रम प्रारंभ कर रहे हैं। और जब डेलीगेशन सभी राजनीतिक दलों का मिलने जाता है तो चुनाव आयोग ऑन रिकॉर्ड ये कहता है कि हम मानकर चल रहे हैं कि 20% मतदाता काट दिए जाएंगे। इसका अर्थ है कि लगभग 2 करोड़ मतदाता। अब जब ये 24 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो 17-18 जून तक ये ऑनलाइन और ऑफलाइन वोटर्स का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। जिस फॉर्म 6 का आपने जिक्र किया है, वो फॉर्म ये कहता है कि साहब आप वोटर कैसे बन सकते हैं, 5वीं की मार्कशीट ले आइए। नहीं है, चलिए 8वीं की है तो 8वीं की, 10वीं की है। अगर ये मार्कशीट्स भी नहीं है तो चलिए आप पासपोर्ट ले आइए, वो नहीं है तो पैन कार्ड ले आइए, ड्राइविंग लाइसेंस ले आइए, आधार कार्ड ले आइए। अच्छा कुछ भी नहीं है, अपने माता पिता से साइन करा कर दे दीजिए फॉर्म। अच्छा माता पिता भी गुजर गए आपके, नहीं है तो चलिए एक काम कीजिए कि आप आपके यहाँ का सरपंच होगा उससे सर्टिफाई करा दीजिए। अच्छा वो नहीं है, कारपोरेटर से आप सर्टिफाई करा दीजिए। अच्छा ठीक है, नहीं तो आप BLO ERO के सामने खड़े हो जाइए, वो मूल्यांकित कर लेगा, वो स्थानीय स्तर पर सत्यापित कर लेगा और आपको वोटर लिस्ट में नाम जोड़ लेगा। ये विज्ञापन दिया अभी 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने, उसमें साफ लिख दिया कि ये जो, क्योंकि क्या हुआ, जगह जगह ये बात फैल गई, लोग त्राहिमाम करने लगे बिहार के चप्पे चप्पे पर। योगेंद्र गोथा पश्चिम चंपारण में वो कहता है कि मेरे पास, सुनिए एक आखिरी बात, एक बात, चुनाव आयोग ने, नहीं एक मिनट साहिल जी, खत्म करिए, एक सेकंड साहिल जी, एक 10 सेकंड और सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। देखिए ये जो लोग हैं ये बिहार की पीठ पर वार कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र की पीठ में छुरा घोंपना चाहते हैं। ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लिया है। ये क्या है, आधार कार्ड क्या कह रहा है चुनाव आयोग? 5 दिन, एक मिनट, इस अधिसूचना के 5 दिन पहले उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आधार कार्ड। आखिरी बात कहने जी, 10 सेकंड में कह लेने दीजिए बस। वो कह रहे हैं कि आधार कार्ड इट हेल्प्स इजी वेरिफिकेशन आइडेंटिटी ऑफ वोटर, ऑथेंटिकेशन ऑफ द एंट्रीज इन द वोटर लिस्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स प्यूरिफाई द वोटर लिस्ट एंड प्रिवेंट इंपर्सनेशन। वो कह रहा है ये शुद्धिकरण के लिए आधार कार्ड तो आपका, इसलिए आधार कार्ड तो दीजिए आप। लेकिन आज चूंकि आदेश आया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से, तो एक इतना बड़ा षड्यंत्र आजाद भारत कहीं ना कहीं शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, अधिक से अधिक वोट जोड़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट को लेकर कहीं ना कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई? देखिए ये क्रोनोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले अभय दुबे जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल आपको प्रक्रिया को लेकर था, जो रिवीजन की प्रक्रिया विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही है कि इतनी जल्दबाजी में क्यों हो रही है, क्यों 1 महीने के भीतर, क्यों 25 जुलाई तक? आप जून महीने में शुरू करते हैं, 25 जुलाई तक खत्म क्यों करना चाहते हैं? 2003 में 31 दिन के भीतर वो खत्म हुई थी, और इसीलिए सवाल है, इसीलिए मैंने सवाल पूछा था कि 2003 में हुआ था तो अभी 2025 पे क्यों नहीं? साहिल जोशी जी, उसका जवाब मैं आपसे, साहिल जोशी जी,
बीएलओ आज तक ने बताया टंकियों पर चढ़े हुए हैं। वो कह रहे हैं, मैं आपको एक और खुलासा करता हूं, हमको ये बताया गया है कि हमारे 9 तारीख के आंदोलन के पहले ये दबाव बनाया जा रहा है कि कागजों पर ही सही 50% को पूरी संख्या हमको दिखाइए, 10% भी फॉर्म। चलिए अभी थोड़ी देर में आंकड़ा आने वाला है अभय दुबे जी, थोड़ी देर में आज का आंकड़ा आएगा। कितने लोगों ने बिहार में वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इन्यूमरेशन के फॉर्म्स भरे हैं? कल तक यह आंकड़ा 1,70,00,000 तक पहुंच चुका था। 1 मिनट अभय दुबे जी, इसीलिए शर्मा जी आपसे एक सवाल है, उसके बाद मुझे आगे बाकी लोगों के पास भी जाना है। दुबे जी एक सेकंड, एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता भी है, उनके पास भी मुझे जाना है। लेकिन शर्मा जी, ये क्रोनोलॉजी में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। 24 नहीं, एक सेकंड अभय दुबे जी, एक सेकंड प्लीज, मैं आपके पास आऊंगा, बाकी लोगों को भी बोलना है। 24 तारीख को आदेश निकलता है, उसमें चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है कि फॉर्म के साथ साथ आपको दस्तावेज भी देने हैं 25 जुलाई तक, यह स्पेसिफिकली उसमें कहा जाता है। उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट निकलता है, जो यहां पर लिखा गया है, उसमें दूसरे नंबर की लाइन यहां पर जो है वो ये कहती है, ये एडवर्टाइजमेंट में, कि अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तब भी आप फॉर्म भर के दीजिए। उसके बाद जब बवाल होता है तब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहता है कि नहीं भाई, आपको दस्तावेज देने हैं, लेकिन वो हम स्क्रूटिनी के समय, यानी उसके बाद जो 1 महीने का समय होगा, 1 अगस्त को जब आपकी लिस्ट आएगी, जो आप कह सकते हैं कि एक लिस्ट बनाकर आप, ड्राफ्ट लिस्ट बनाकर आप डालेंगे, उस लिस्ट में, उस ड्राफ्ट लिस्ट में जो सजेशन ऑब्जेक्शन होंगे उसमें आप दस्तावेज डाल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अब चुनाव आयोग ये कहता है कि वो दस्तावेज जरूरी है 2003 के बाद के वोटर्स के। तो ये कहीं ना कहीं वो भी तो गड़बड़ी है ना। आपको एडवर्टाइजमेंट डालने के पहले चुनाव आयोग को एक बार देखना चाहिए था। अनपढ़ वोटर है, गरीब वोटर है, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है ना शर्मा जी। नहीं, देखिए, ये मेरी बात सुनिए। देखिए, ये चुनाव आयोग का विषय क्या है, लेकिन मैं जो स्थिति है वो बताना चाहता हूँ। ये आपका आकलन है कि आप उसकी गलतियां बता रहे कि ऐसा पहले कहा, ऐसे कहा, लेकिन सच ये नहीं है। पहले दिन जो 24 जून का ऑर्डर है, उसमें बकायदा 11 उन्होंने आइटम लिखे हैं कि ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि यदि इस तरह की दस्तावेज न हो तो भी इसका सत्यापन आप कीजिए, क्योंकि इसको सत्यापित करने का एक दूसरा तरीका और भी है जो उसके घर पे जाकर बीएलओ करेंगे। विषय यह है कि आप पहले दिन ही हड़बड़ाहट में आप लोड करें, अनलोड करें, और ये तो घर के सामने घर घर जाकर सत्यापित होना है, तो आप तो कागज कैसे नहीं होगा। दूसरी बात, मुझे आश्चर्य है कि आधार कार्ड कैसे बना होगा साहिल जी। आधार कार्ड के लिए जन्म प्रमाण पत्र नहीं लगा होगा, आधार के लिए आपका कोई भी वहां पर एथेंटिक कागज नहीं लगा होगा। भाई ये 10 जनपद बना के भेज दिया है क्या आधार कार्ड इन लोग को? उसके लिए 10 आधार कार्ड बनने के लिए भी दस्तावेज चाहिए ना, भाजपा दस्तावेज चाहिए नहीं चाहिए? तो वो जो प्रामाणिक जो मूल, भैया बीच में मान्य क्यों नहीं करते? ये बदतमीजी क्यों कर रहे हो? ये बदतमीजी नहीं, अभय दुबे जी प्लीज जरा बीच में बोले, बाकी लोग के पास भी साहिल जी, मैं आज बता दे रहा हूं। देखिए, डर इस बात को लेकर है। आप आइए जरा एक सेकंड। असल क्या है कि शर्मा जी, डर इस बात को लेकर है। एक बात, मेरी बात तो पूरी शर्मा जी, आप बिहार को जानते हैं। चलिए खत्म करिए चलिए। हाँ, मैं बता देता हूं आपको डर। देखिए, डर क्या है? डर यह है, पिछले 2014 से लगातार साहिल जी ये लोग ईवीएम की बात करते रहे। 20 इतने वर्षों 11 सालों में इतनी बार ये मुंह की खाए कि अब ईवीएम का नाम लेने से डर रहे हैं, क्योंकि पता है कि ईवीएम पर आरोप लगा के अपनी हार नहीं छुपा सकते। तो जो महाराष्ट्र चुनाव से वोट बढ़ गया, एक नया जो है झूठ लेके साहिल जी, कम से कम असदुद्दीन ओवैसी तो ईवीएम की बात नहीं कर रहे थे। यहाँ पर एआईएमआईएम भी, ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बेसिक अधिकार छीने जाएंगे, ये उनको बोला जा रहा है। उन्होंने जाकर कहा है कि देखिए, राइट टू इक्वालिटी को छीना जा रहा है। नो पर्सन कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, सेक्स, उसका उल्लंघन हो रहा है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज अटेंडेड 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल के ऊपर के 326, उसका उल्लंघन हो रहा है। सवाल तो आदिल हसन, आप यही पूछ रहे हैं ना कि आपको डर इस बात का है कि इसका सबसे ज्यादा झटका अल्पसंख्यक समाज को लगेगा, इसीलिए तो आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ना आदिल हसन जी। चलिए शर्मा जी, आप खत्म करिए आपकी बात, फिर आदिल हसन बात करेंगे। ओवैसी साहब ने कब नहीं सदन में खड़े होकर कहा संविधान का उल्लंघन हो रहा है? आप जब 3 तलाक का मामला था तब भी कहते थे संविधान का उल्लंघन हो रहा है। राम जन्मभूमि का फैसला आया तो भी, लेकिन खुद खड़े नहीं होते। शर्मा जी अभी इलेक्ट्रोल वोट पाएंगे।
आदिल हसन कभी आपकी वहां बात नहीं जाके आके खड़े होते तो उनको तो बोलना ही है। जब आदिल हसन, आपको डर लग रहा है कि मुसलमानों का वोट कटेगा? फैसला दिया है। आपको डर लग रहा है मुसलमानों का वोट कटेगा, इसके लिए आप खड़े? आदिल भारतीय हसन, जनता पार्टी इसको हिंदू मुसलमान करेगी चुनाव को, ये SIR में भी हिंदू मुसलमान करेंगे। भाई दुबे जी जरा उनको बात करने दें। आदिल हसन आप बात करिएगा। आदिल हसन करने के लिए सर कहाँ इन लोग को चुप कराइए ना साहिल भाई। से देख लीजिए। चलिए जरा दोनों को शांत करिएगा। आदिल हसन अपनी बात रखेंगे, दोनों को शांत करिए प्लीज। आदिल हसन बोलिए। साहिल साहब, आज मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अख्तरुल इमान साहब स्टेट प्रेसिडेंट, तौसीफ साहब, हम लोग गए थे इलेक्शन कमीशन के सामने, विस्तृत हमने बात रखी। इलेक्शन कमीशन को हमने बताया कि 90 से पहले कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं बनता था, मंडल आयोग आया तब कास्ट बनता है। आप ही बिहार में जो बर्थ सर्टिफिकेट है 90 से पहले सिर्फ 2% था, 2000 में 3.7%, 2004 में 11.5%, 2005 में 16.9%, जबकि नेशनल एवरेज है 62.5%। और पासपोर्ट सिर्फ बिहार में 2% लोग का बना है, ग्रेजुएट 14.7% बना है। आप ही बताइए, सीमांचल जो इलाका है और कोसी का इलाका बाढ़ की तबाही से गांव का गांव तबाह हो जाता है। 2008 में कैटेस्ट्रोफिक बाढ़ आया था, गांव का गांव कोसी में तबाह हो गया था। वही लोग नेपाल की बारिश और पानी झेलते हैं। हम कहां से कागज दिखाएंगे? इलेक्शन से हमने सामने बोले कि आप बतलाइए, अपने सभी डीएम को बोलिए जो कागज बनाने में स्पीड अप करें। और आप इलेक्शन के वक्त क्यों कर रहे हैं? 2003 में जब आपने किया था तो 2005 में विधानसभा था और 2004 में लोकसभा था, 1 साल और 2 साल था। पुनरीक्षण का एक मामला था। बीएलओ के पास कोई हैंडबुक नहीं है कि बीएलओ किस आधार पर जाएगा। डेहरी ऑन सोन असेंबली में जून तक, बिहार का एक असेंबली का नाम ले, जून तक आपने वोटर लिस्ट का नाम वो पुनरीक्षण करवाया। तो आपने उस पर वो आदमी 20,000 चुनाव से 20,000 वोट से चुनाव हारा, अभी आप 20,000 वोट घटा दीजिएगा तो वो अपना लोकसभा क्या सोचे? और आपने अभी 1 साल पहले लोकसभा कराया है। और कौन डीएम कौन एसपी ने ये कहा कि आप ये इलीगल माइग्रेंट्स है? कोई डीएम एसपी होम सेक्रेटरी कोई दवा दिए होंगे ना कि किस आधार पे आप कह रहे हैं? तो आप ही बतलाइए, आवास प्रमाण पत्र बिहार में कितना दिक्कत होता है। 2 करोड़ से बड़ी आबादी माइग्रेंट है, उसके लिए क्या करें? वो बिहार में अभी क्या करना चाहिए? फिर चुनाव आदिल हसन जी क्या करना चाहिए अगर इलेक्शन कमीशन ये सोच रहा है? नहीं आदिल हसन जी, आप मुझे जरा संक्षेप में यह बता दीजिए, फिर आपकी डिमांड क्या है कि अगर चुनाव आयोग पर यह आरोप लगता है कि भाई आपके इलेक्टोरल रोल्स में गड़बड़ी होती है, आपके इलेक्टोरल रोल्स में ऐसे लोग घुसे हुए हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके इलेक्टोरल रोल्स में ऐसे लोग घुसे हुए हैं कि जिनको राजनीतिक पार्टियों ने घुसाया हुआ है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में आरोप लगे, और उनको अगर अपनी वोटर लिस्ट सुधारनी है, इलेक्टोरल रोल सुधारने हैं, तो इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए? फिर लोगों से जाके कुछ तो मांगेंगे कि भाई आप कौन है, कहां के हैं, क्या मांगे उनके पास जाके? तो सर 2024 में लोकसभा आपने किया, आपने अक्टूबर से जनवरी तक किया, आपने जून में भी किया, तो वो आपने क्या किया? जो पुनरीक्षण रिवीजन ये सब क्या था? ये सब ड्रामा था क्या? आप इलेक्शन के बाद कीजिए, अच्छे से कीजिए। आप जो माइग्रेंट लेबर के लिए कोई व्यवस्था नहीं किए हैं, जो लोग बाहर 2 करोड़ से ऊपर, बिहार में सबसे ज्यादा 71% लगभग बिहार के लोग पूरे देश में फैले हुए हैं। अभी पंजाब और हरियाणा के खेतों में रोपनी हो रही है, सबसे यानी आदेश निकालने के पहले ठीक तरीके से प्लानिंग करके ये आदेश लागू नहीं किया गया है। दरअसल विपक्ष का यही आरोप है। 77,000 बीएलओज इस वक्त बिहार में घूम रहे हैं और उसके बाद यह कहा गया कि 20,000 और अब सड़क पर उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे और ये इलेक्टोरल फॉर्म्स भरवा लेंगे। अभी अभी हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया था कि करीब करीब 1 करोड़ 70 लाख फॉर्म्स आ चुके हैं और अब बिहार में तेजी से यह फॉर्म जमा होने का काम शुरू हो चुका है। आज शाम तक 1 करोड़ और फॉर्म जमा हो सकते हैं, यानी अब बचे हैं 18 दिन। अभी थोड़ी देर पहले शर्मा जी कह रहे थे कि अगर रोज 50-70 लाख फॉर्म भी भर जाए तब भी ये टारगेट पूरा हो सकता है। 1 करोड़ 69 लाख फॉर्म्स कल तक जमा हुए थे। 25 जुलाई तक वोटर्स को ये फॉर्म भरना जरूरी है, इन्यूमरेशन फॉर्म्स भरना जरूरी है और कुल 7.90 करोड़ वोटर्स उनको फॉर्म जमा करना है, क्योंकि फिलहाल वो इतने वोटर्स रजिस्टर्ड है। अभिषेक झा, बड़ी तेजी से अब काम शुरू हो चुका है इलेक्शन कमीशन का। 9 तारीख के पहले 50% का टारगेट पूरा हो जाएगा जो आरोप लगाया जा रहा है। अभिषेक झा, साहिल भाई, एक सेकंड, आदिल हसन जी आता हूं आपके पास, आता हूं आपके पास। इनका नाम अभिषेक झा नहीं, इनको पहले चुप कराइए, इनका नाम अभिषेक झा नहीं। अभिषेक झा आप बात करेंगे। आदिल हसन जी जरा आपके पास आता हूं, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। अभिषेक झा बोलिए। अभिषेक झा, कम से कम डिबेट का डेकोरम बना हुआ रहे। खैर, हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, मेरे लिए यह बात बहुत समझ से परे है
कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया समय समय पर होती रही है। अभी ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के साथी इस पूरे मुद्दे के खिलाफ हैं और उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं उन बयानों के माध्यम से वो दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से जो भी काम किया जा रहा है वो गलत है और कहीं ना कहीं पक्षपात है। देखिए, हम सबकी यही मंशा है कि पूरे देश में चुनाव कहीं भी हो, बिहार की ही बात कर लें तो स्वच्छ रूप से चुनाव हो, निष्पक्ष रहे चुनाव आयोग और एकदम प्रक्रिया सबके सामने ट्रांसपेरेंट रहे। और हम ये भी चाहते हैं कि किसी को भी अपने वोट देने के अधिकार से वंचित ना रहना पड़े। साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि अगर कोई फर्जी वोटर है तो वो भी अपने वोट का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। भाई, हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता तो नहीं है साहिल जी, आपने हमें बुलाया डिबेट करने के लिए, हम डिफरेंट चैनल्स पे डिबेट कर रहे हैं, तो हम लोग अपनी राय रख रहे हैं कि ये तथ्य हैं, ये फैक्ट है, इन पर विचार होना चाहिए। तो हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है कि हम चुनाव आयोग के हर काम को डिफेंड करें या चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है, चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो सक्षम है कि बेहतर तरीके से आकर सुन लीजिए हम अब देखिए एक नया आरोप आ गया। अभिषेक झा जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर भी चाहूंगा। एक बड़ी खबर इस वक्त और एक आ रही है, एक सेकंड, एक बड़ी खबर इस वक्त और एक आ रही है। लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे तंज कसा है। सोशल मीडिया पर लालू यादव, आरजेडी के अध्यक्ष, उन्होंने एक तस्वीर साझा की है और यह कहा है कि भारत के उपयुक्त प्रधान चुनाव आयुक्त, बीजेपी चुनाव आयोग की बिहार चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है। सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर तंज कसा है भाजपा चुनाव आयोग की तैयारी बिहार चुनाव के लिए और चुनाव आयुक्त, भारत के उपयुक्त प्रधान चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर साझा कर रहे हैं। अभिषेक झा, हम इसको बड़ी खबर सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि सरकारी गठबंधन है चुनाव आयोग के खेमे में। अरे क्या दिक्कत है, ये तो बोलेंगे ही ना, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी का बयान न बड़ा है न अस्वाभाविक है। इनकी परिस्थिति हमें ऐसे ही विद्यार्थी की तरह लग रही है जो परीक्षा से पहले तैयारी नहीं करता है, उसको मालूम है कि वो परीक्षा में फेल हो जाएगा तो पहले ही तरह तरह के बहाने बना रहा है। मैं इस बात पर आ रहा हूं कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, कोई प्रक्रिया चल रही है वोटर वेरिफिकेशन की, स्वच्छ हो, निष्पक्ष चुनाव हो, सबको अधिकार मिले, कोई फर्जी वोटर है उसको अधिकार नहीं मिले, ये हमारी इच्छा है, ये हमारा बयान है, यही हमारा ऑफिशियल स्टैंड है। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी जब मजबूती से इसके खिलाफ रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इनके मन में इतना द्वेष है। भाई, आज तक आप चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव हुए, जिन प्रदेशों में आप जीते, जहां आपकी सरकारें बनी या जहां आपकी सरकारें नहीं बनी, आपके कोई भी प्रत्याशी कहीं किसी चुनाव में, विधानसभा, लोकसभा, किसी चुनाव में जीत करके आए, तब तो आपको चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो ये दोहरी नीति क्यों है? जहां आप जीत जाते हैं, आपको लगता है कि आप अपर एज में है, वहां आपके हिसाब से लोकतंत्र की जीत होती है साहिल जी, और जहां इनको लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है या हार जाएंगे तो चुनाव आयोग पर पूरा दोष मढ़ते हैं। हम मानते हैं कि हमारे विपक्ष के नवल किशोर के पास जाने के पहले अभिषेक झा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। देखिए, पॉलिटिक्स तो होता रहेगा। देखिए, विपक्ष अपना आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि भाई चुनाव आयोग मतलब सरकारी पार्टी हो गई, और दूसरी तरफ सरकार कह रहा है कि हार के डर से वो लोग इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आप बिहार को जानते हैं अभिषेक झा, ठीक है? आप मुझे बताइए कि जो आंकड़े नजर आते हैं ऐसी सूरत में कि जहां पर आपके बर्थ रजिस्ट्रेशन का रेट सबसे कम हो, कई लोगों के पास तो बर्थ सर्टिफिकेट ना हो, कई लोगों के पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स ना हो, ऐसी सूरत में, और आपको यह भी पता है कि आज की सूरत में बिहार नंबर 1 पर है माइग्रेशन में, कई माइग्रेंट वर्कर्स इस वक्त बारिश के समय पे बिहार में नहीं है, ऐसे वक्त पे इस तरीके का रिवीजन होना यह बिहार के लिए कितना खतरेमंद है? किसी भी इलेक्टोरल को अगर चुनाव से प्रक्रिया से बाहर निकलना पड़े तो यह डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। आप इसके लिए तो बात करेंगे, बाकी पॉलिटिक्स छोड़ दीजिएगा, आप उसके बारे में बताइए कि आपको नहीं लगता कि ये हो सकता है? हमारे किसी भी बयान से, हमारी पार्टी के किसी भी स्टैंड से आपको नहीं लगेगा कि हम चुनाव आयोग के पक्ष से बोल रहे हैं कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं। आपने जो बातें कही हैं, देखिए, हर किसी प्रक्रिया में कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां लोगों को कठिनाई का पालन करना पड़ता है, और हर प्रक्रिया में कंप्लेंट्स भी होते हैं जिनको रजिस्टर किया जाता है, रेक्टिफाई, रिव्यू भी किया जाता है। मेरा यह मानना है साहिल जी कि अगर कोई प्रक्रिया है, उसमें कोई त्रुटि है, कमी है, तो हम उसको लेकर एडवाइसेस दे सकते हैं। एडवाइसेस आर ऑलवेज वेलकम। लेकिन हम पूरी प्रक्रिया को ही क्रिटिसाइज कर दें, वो भी तो उचित नहीं है। अगर ये सवाल इनसे पूछा जाए, मैं एक ही चीज पूछता हूं इनसे जाते जाते
कि भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बता देना कि कोई फर्जी वोटर है, उसको अगर वोट देने का अधिकार बिहार विधानसभा के चुनाव में मिलता है तो उसका ये समर्थन करते हैं तो कि 24 को दिया था ना, 24 पे क्या किया इलेक्शन कमीशन ने? वही तो सवाल वो पूछ रहे हैं कि अगर यही बात है तो 2024 पे क्यों डालने दिया वोट? आज की स्थिति में चुनाव आयोग कहता है कि 15 से 20% वोट कम हो जाएंगे, तो 2024 में वोट कैसे पड़ेगी? तो सवाल पूछ रहे हैं 2019 में क्यों नहीं कर दिया, ठीक है, 2015 में क्यों नहीं कर लिया? अरे भाई कर रहे हैं तो कर रहे हैं। नवल किशोर, कोई टाइम फ्रेम तो बार बार आरोप आप पर यही रखता है कि आपको कहीं ना कहीं डर है कि आपके वोटर्स इसमें कट जाएंगे और इसके वजह से आप लोग चुनाव आयोग पर और उसके साथ साथ सत्ताधारी पार्टियों पर सवाल यहां पर उठा रहे हैं। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। चुनाव आयोग का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल के करीब करीब 58,000 BLA यानी बूथ लेवल एजेंट्स इस वक्त BLO के साथ वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, यानी वो रिवीजन का काम कर रहे हैं। तो आपको डर काहे का? आपका खुद का कार्यकर्ता उस वक्त वहां पर मौजूद है, तो आपको अगर लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है तो आप भी उसमें जा सकते हैं। उसके बाद आपको 2 महीने मिलते हैं रिवीजन के वक्त में कि अगर आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ी है तो उस पर आप सवाल पूछें, क्योंकि ड्राफ्ट जो लिस्ट आएगी वो सबके सामने साझा की जाएगी, पब्लिक के सामने रखी जाएगी, आपको भी भेजी जाएगी। तो डर काहे का? नवल किशोर। साहिल जी, बिल्कुल डर नहीं है हमें, और हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, हमें डर किस बात की? डर जिसको होना चाहिए वो निडर क्यों है, ये भी एक सवाल है। मैं तो ये सिर्फ आपको 2-3 बात बताता हूं, उससे पता चल जाएगा। भारत का चुनाव आयोग अपना काम कर रहा था और जनवरी में पहला इलेक्टोरल लिस्ट उसने जारी किया, और उसके बाद बिहार के सारे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को 16 और 17 अप्रैल को दिल्ली में बुलाया बात करने के लिए, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, और अपनी सारी बातें कहें कि ERO ने अपना काम कर दिया है, जो आपके BLA हैं, अब जो वोटर बचे हुए हैं या एडिशन डिलीशन का जो मसला है उसको ठीक करने के लिए आपका सहयोग चाहिए, कैसे आप कर सकते हैं। 2 दिन का कार्यशाला आयोजित किया, ये भारत का चुनाव आयोग कर रहा था। लेकिन एकाएक जो बिहार से खबर मिली भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगियों को कि यहां पर लगातार उनकी साख गिर रही है और हारने का पृष्ठभूमि बन रहा है, तब एकाएक भारत का नया चुनाव आयोग है, जिसमें कि प्रधानमंत्री और उनके एक नुमाइंदा होते हैं, उनकी नियुक्ति में वहां से हो सकता है डायरेक्शन मिला होगा कि भाई हम जीतेंगे कैसे बिहार में, क्योंकि जीतना बहुत जरूरी है किसी भी सूरत में। तब उन्होंने एक तरह का फरमान लाया, और वह फरमान भारत के लोकतंत्र पे एक तमाचा है। बिहार के लोकतंत्र पे जो वोट का अधिकार है, जिसको हम मानते हैं कि वोट का अधिकार मतलब छोट का अधिकार, ये जो मत है इसको खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम सड़कों पे हैं। 9 तारीख को बिहार में सड़क जाम, चक्का जाम है। क्यों? क्योंकि बिहार के जो गरीब और दलित वंचित वर्ग हैं, जिनके वोट को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आप बताएं, आप तो सिर्फ यही सरकार पिछले 20 साल में 3 करोड़ लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। अब कह रहा है कि 1 महीने आकर आप साबित करें कि आप वोटर कैसे हैं। आप बताइए कि सावन का महीना शुरू हो रहा है 11 तारीख से, 1 महीना तक पूरा बिहार के लोग बाबा धाम जाते हैं, उसमें ये पूरा महीना ही सावन का महीना कांवरियों का। हाँ, वैसे समय में वो तमाम तरह का, बारिश का मौसम है, बाढ़ का भी प्रकोप हो सकता है, तमाम तरह का खेती बाड़ी है, सब लोग वहां पे हैं। आप चाहते हैं कि 1 महीना में इसको इंटेंसिव वोटर रिवीजन करके और शुद्ध कर देंगे। आपका काम जो है स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने का, नवल किशोर जी, शंका होता है इसी कारण से। यही सवाल मैंने अभय दुबे जी से पूछा था। नवल किशोर जी, मैं आपको याद दिला दूं, नहीं एक सेकंड, मैं आपको याद दिला दूं, मैंने अभी अभय दुबे जी से यही सवाल पूछा था। 2003 में जब पहला वोटर रिवीजन हुआ था, उसके बाद आप चुनाव हार गए थे, आरजेडी हार गई थी, तब भी 31 दिन के भीतर किया गया था यह रिवीजन। समय तो उतना ही लगा था पूरी प्रक्रिया को, और वो तब 2003 में, यानी 22 साल पहले की बात कर रहा हूं। यह भी आपकी गलत सूचना है साहिल जी। वो वोटर रिवीजन जो 2003 के बाद हुआ था, 2005 के चुनाव में, 2005 में 2 चुनाव हुए। पहला में भी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे और सरकार नहीं बनी थी, दूसरा में जाकर सरकार बनी, और सरकार बनने बिगड़ने का मसला कहां से आया? आप तो यहां देखते हैं कि एकाएक महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर को जोड़ दिया जाता है। जितने लोग वोट देते हैं, जितने लोग नागरिक नहीं है, वोटर नहीं है, उतना वोट आ जाता है। ये जो पृष्ठभूमि तैयार हुआ है 2014 के बाद, जो नए भारत कहते हैं और जो नया अंदाज में काम करते हैं, उसमें हमें लगता है कि किसी भी चोरी को, ये जनादेश चोरी के माहिर हैं, आपने देखा होगा, चुनी हुई सरकार को चुराते हैं, जनादेश चुराते हैं, यहाँ पर मत चोरी भी कर सकते हैं, और ये वोटबंदी का प्रयास करते हैं। हम इसके लिए बंद कराइए।
और हम बंद कराई तो साहिल जी, ठीक है, शर्मा जी जवाब तो दीजिए। बोलूं ना। चलिए, साहिल जी, वो चुनाव आयोग नहीं बोलिए बोलिए, आप सुन रहे हैं। साहिल भाई, जनता पार्टी कौन होता है? सच शर्मा क्या जी है? जवाब दीजिए। आप बताइए। हाँ चलिए, साहिल भाई, बोलिए, सच शर्मा ये जी। है कि एक प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है, ये आज मैं आपके चैनल पे देख रहा हूँ। विपक्षी दल माहिर भारतीय सावन का जनता महीना पार्टी है, ये है, वो है, ये फौज कितना झूठ बोलेंगे। ये पूरा देश इनको साफ समझ आ रहा है कि चुनाव में हार हो रही है। साहिल जी, और आज आश्चर्य है कि जो अभी आपने बयान लालू प्रसाद यादव का आपने इसका दिखाया, मतलब है ये कि जो तुमने माननीय पहले ही प्रधानमंत्री चुनाव जी के हैक ऊपर कर तंज लिया। कस रहे कैसे मालूम हैं, है ये कि लालू चुनाव प्रसाद हैक यादव है कौन? तुमसे बड़े दल है, आपको तुमसे पता है बड़ी पार्टी है। साहिल जी, तुम्हें कैसे मालूम है ये कि लालू चुनाव प्रसाद यादव आज की डेट में वो व्यक्ति हैं जो सुप्रीम अरे कोर्ट शर्मा से जी, कभी तो शर्म कर लो। सुप्रीम कोर्ट से ये जन्म इस सिद्ध बात के लिए अधिकार सजा याफ्ता है चुनाव कि हारने चुनाव को आयोग के कैसे द्वारा नहीं, भी नहीं, नहीं। ये एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते 6 साल तक। सुनिए ये गलत देखिए, एक ऐसा है। मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते। वो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को ऐसा आरोप क्यों लगता है शर्मा जी? इससे आप समझ सकते ऐसा हैं आरोप कि क्यों लगता है कि चुनाव आयोग जो भी करने की कोशिश कर रहा है वो बीजेपी के कहने पर करने की कोशिश कर रहा है? ऐसा आरोप विपक्ष क्यों लगाते हैं? नहीं, इसका कारण है ना साहिल जी, जो लगातार ये जो जनता इनको हरा रही है। अब 40 साल से कांग्रेस पार्टी बिहार में नहीं है, 25 साल से आरजेडी सत्ता में भी जीत के नहीं आई है बिहार में। तो ये लोग क्या करेंगे? ये जनता को गाली दें, जो कि देते ही ये लोग, तो ये चुनाव आयोग को भी गाली देते हैं, क्योंकि इनको आप मुझे बताइए 80 सीट से ज्यादा अब तक 2025 से, ये नवल किशोर जी से पूछिए, 243 सीट में 80 सीट से एक सीट ज्यादा नहीं जीता इन्होंने पांचों चुनाव में। पांचों चुनाव में इनका रिकॉर्ड है 33% सीट भी नहीं जीतती है आरजेडी वहां। मतलब 33 पासिंग मार्क भी नहीं मिलता इनको, वहां की बिहार की जनता नहीं देती। तो वो व्यक्ति क्या करे? वो लोग ये और ये कांग्रेस पार्टी 18 चलिए, आखिर में नवल किशोर 243 में जीतती है, नवल किशोर, तो ये क्या करेंगे? मालूम नहीं है ये चुनाव आयोग को यदि झूठ बोले जा चलिए, ये जनता को दोष चलिए। दे तो किसको दोष? जब भी चुनाव की बात इसका आती लिए- है, मेरा समय खत्म हो गया है, पूछिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि क्या है, इलेक्टोरल रोल्स का मामला ये आम जनता से जुड़ा हुआ है। आखिरकार पॉलिटिकल पार्टी से परे ये आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है। 5 साल के बाद आम जनता को मौका मिलता है अपनी बात रखने का, और उनकी सुनने के लिए नेताओं को उनके पास जाना पड़ता है। और ऐसे में अगर किसी का हक छीना जाए तो ये बात सबके लिए दुख भरी हो सकती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आम जनता को वोट का अधिकार मिलता रहे, इसके लिए क्या कोशिश होगी उस पर ध्यान बना रहेगा। फिलहाल 9 जुलाई को विपक्ष की तरफ से एक बहुत बड़ी रैली निकाली जाएगी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि इसको लेकर कई नेता अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है उस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज तक पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे हल्ला बोल। आप देखते रहिए आज तक।